Good morning, everyone. Today we are covering Partnership Unit 2, Section 31 to 35, that is legal consequences of partner coming in and going out. आज हम लोग जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारा जो टॉपिक है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट है। सेक्शन 31 से 35 का क्विक रिकैप करने वाले हैं, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सेक्शन 31 पर्टिकुलरली पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन गोइंग आउट का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप एडमिशन करते हो या फिर आपके फर्म में कोई भी रिटायरमेंट या डेथ होती है, आप अगर कोई भी एडमिशन करते हो, रिटायरमेंट या डेथ होती है, तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो फर्म को इम्पैक्ट कैसे करेगा। मीन्स जब जब एडमिशन होगा उसका रिजल्ट फर्म के अंदर क्या होगा, जब जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फर्म के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, क्या आपका पीएसआर चेंज हो जाएगा, या क्या क्या चीज का इंपैक्ट उसके वजह से आता है। तो सबसे पहले बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अपने को पता है कि भैया माइनर एडमिशन नहीं हो सकता, माइनर का फर्म के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता है। तो बोला गया है कि भैया कोई भी पार्टनर को अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। मींस किसी को भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करना फर्म के अंदर एज अ पार्टनर तो उसके लिए सारा पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट मतलब भैया पहले हमारा फर्म था ए बी सी डी, उसमें से डी रिटायर कर चुका, अब हम लोग ए बी सी है, ई को एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस किस का कंसेंट लगेगा, ए बी एंड सी का। किसका कंसेंट लगेगा, ए बी एंड सी। इन दैट केस वी नीड टू टेक अ कंसेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें तीन पार्टनर्स का कंसेंट लेना होगा। एक तो ए का कंसेंट लेना पड़ेगा, दूसरा बी का कंसेंट लेना पड़ेगा, तीसरा सी का कंसेंट लेना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का हम लोग कंसेंट लेते हैं, क्लियर है ना। दूसरा भैया बोला गया कि भैया अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर अगर आपके फर्म में एडमिशन ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी। तो जिस दिन से वो पार्टनर बनता है उस दिन से फर्म का एक्ट के लिए वो लाइबल हो जाता है। जिस दिन से वो पार्टनर बनता है उस दिन से वो फर्म का एक्ट के लिए लाइबल हो जाता है। मीन्स अगर आज के दिन में आप, दैट इज ऑन 17 मई 2023, अगर आप मेरे फर्म का पार्टनर बनते हो तो आज से जो भी फर्म एक्ट करेगा, जो भी एक्ट फर्म का होगा, उसके लिए आप इक्वली लाइबल रहेंगे, या आपका जो पीएसआर है उसमें आप लाइबल रहोगे। जनरल रूल ये है कि ओल्ड एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए कोई भी पार्टनर लाइबल नहीं रहता है। इसके बाद देखो इसमें है ना एक प्रोविजन दिया हुआ है, आप अगर एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो यूल फाइंड अ प्रोविजन दैट स्टेट्स कि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ न्यू पार्टनर ना, देखो आपको यहाँ पे दिखेगा राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो भी कोई भी पार्टनर होता है ना, वो पुराना एक्ट के लिए भी लाइबल हो जाता है। कब लाइबल होता है वो हम लोग समझेंगे कि पुराना एक्ट के लिए आप कब लाइबल हो, जब आप एग्री करते हो टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज द डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोला गया, न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ज्वाइंस एंड एग्रीज टू एज्यूम लाइबिलिटी फॉर द एग्जिस्टिंग डेब्ट्स ऑफ द ओल्ड फर्म एंड द क्रेडिटर्स में एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज द डेटर। क्या बोला गया, अगर कोई भी नया पार्टनर है वो फर्म के साथ एक एग्रीमेंट में आता है दैट ही वांट टू एज्यूम लाइबिलिटीज या रिज्यूम लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, जितनी भी पुरानी लाइबिलिटी तो उसको वो इनटेक करना चाहता है, तो बोलता है क्रिएटर्स के साथ उसको एक मीटिंग करना पड़ेगा एंड एग्री करना पड़ेगा क्रिएटर्स को भी, फर्म को भी, दैट ही इज लाइबल फॉर द ओल्ड एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो उस केस में सारे के सारे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे क्रिएटर का कंसेंट कंपलसरी होता है, क्रिएटर का कंसेंट इज मैंडेटरी। विदाउट क्रिएटर्स कंसेंट आप लाइबल नहीं हो सकते हो। मतलब कोई भी फर्म अगर आपसे बात करता है कि आप ओल्ड एक्ट्स के लिए भी लाइबल और आप एग्री कर जाते हो तो वैसे लाइबिलिटी एज्यूम नहीं की जाती है। लाइबिलिटी के लिए लाइबल होने के लिए, अगर आप लाइबिलिटी के लिए लाइबल होना चाहते हो तो क्रिएटर्स का कंसेंट मैंडेटरी नेचर है, ठीक है ना। फिर इसमें बोला गया कि अगर दो पार्टनर्स हैं और उसमें अगर किसी का डेथ हो जाए तो हमें पता है कि इन केस ऑफ टू पार्टनर्स अगर किसी का भी डेथ हो जाता है तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। उस केस में आप नया एडमिशन नहीं ले सकते हो। अपन डेथ ऑफ अ पार्टनर इन केस ओनली टू पार्टनर्स आर देयर एंड इफ वन पार्टनर सपोज टू बी डेथ इन द इवेंट ऑफ द पार्टनरशिप, तो उस केस में अपना फर्म पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये एक पार्टनर फर्म से कैसे कैसे रिटायर हो सकता है, और जो आउटगोइंग पार्टनर होगा ना, अगर कोई भी पार्टनर अगर आउटगोइंग होना चाहता है तो वो रिटायर कैसे कैसे होगा, उसका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 32 के अंदर दिया हुआ है। बहुत सिंपल पॉइंट्स है कि हाउ अ पार्टनर में रिटायर।
विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आपको रिटायर करना है तो आप कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स के साथ रिटायर कर सकते हो, या फिर जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में, मतलब अपना जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अपना जो पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ उसके हिसाब से आप रिटायर कर सकते हो। अगर आपका फर्म पार्टनरशिप एट विल था तो बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस, बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स कि आप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो या आप रिटायर करना चाहते हो। क्या बोला गया? पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया हमें कि 3 तरीके हैं जिससे एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। पहला तरीका क्या है? आप अगर रिटायर होना चाहते हो तो आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी सारे पार्टनर्स की, सारा पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, आप रिटायर कर सकते हो। दूसरा, आपका जो पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप रिटायर कर सकते हो। तीसरा, अगर आपका फर्म पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स दैट यू वांट टू रिटायर फ्रॉम दिस फर्म, तो आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। बोला गया है कि जिस दिन कोई भी पार्टनर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जिस दिन कोई भी पार्टनर रिटायर करता है उस दिन से वो फर्म का कोई भी एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। क्या बोला गया? जिस दिन आप अगर फर्म से रिटायर करते हो उस दिन के बाद का फर्म का कोई भी एक्ट के लिए आप लायबल नहीं माने जाओगे। अब बोला गया कि अगर आपका फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गया, देखो आप रिटायर करते हो तो आपका फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाता है। मान लो ए बी सी था, सी रिटायर कर गया और ए बी फर्म को चला रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ए बी का जो फर्म है ना वो रिकंस्टिट्यूट हो चुका है, ऑटोमेटिकली रिकंस्टिट्यूट हो चुका, बिकॉज सामने वाले पार्टी को पता है कि सी हैज रिटायर्ड, तो द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। अब मान लो कि इस फर्म के बहुत सारे क्रेडिटर्स से एक्स वाई जेड वो फर्म से कंटिन्यूअसली डीलिंग कर रहे हैं, तो बोलता है कि सी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज बिकॉज रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नया फर्म है ए बी, उसके साथ एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं डील करना, तो बोलता है यहाँ पे सी लायबल नहीं माना जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट वो लायबल नहीं माना जाएगा। अगेन बोलता है कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है और थर्ड पार्टी को अगर नॉलेज है, थर्ड पार्टी को नॉलेज है तो थर्ड जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो लायबल नहीं होता है। पर अगर मान लो आप रिटायर कर रहे हो और थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता नहीं है, तो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आप लायबल माने जाओगे। इफ यू आर रिटायरिंग फ्रॉम अ फर्म एंड यू वेर वन ऑफ द एक्टिव पार्टनर्स, आप आज के दिन में, दैट इज ऑन 17th of May, इफ यू आर रिटायरिंग फ्रॉम अ फर्म एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके जो क्रेडिटर्स है, थर्ड पार्टी है, उनको नॉलेज नहीं था कि आप रिटायर कर चुके हो और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो जिस दिन तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, जब तक लोगों को पता ना चल जाए कि आप रिटायर हो चुके हो, तब तक आप फर्म का एक्ट के लिए लायबल माने जाओगे। क्लियर है ना? आगे पॉइंट नंबर, दिस इज द क्विक रिवीजन गाइस। हम लोग जब क्लास में इसको फ्रेशली पढ़ते हैं तो हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपका क्विक रिवीजन है, रीकैप ऑफ द क्लास है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ना प्रेफर करते हैं, राइट? ये एक तरह का आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी कैसे एक चीज को पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज अ टोटली रिवीजन स्ट्रैटेजी। आगे, विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का एक केस आपको दिख रहा है। विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का केस में क्या लिखा हुआ वो हम लोग देखेंगे। विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद के केस में क्या लिखा हुआ वो देखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी पार्टनर अगर रिटायर करता है फर्म से, ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर करता है तो बोलता है कि बिजनेस उसके केस में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर दो पार्टनर है उसमें से फिर अगर ड्यू टू डेथ अगर फर्म में कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है ना तो फर्म अपना डिसॉल्व हो जाएगा। पर इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज आपके फर्म में 4 पार्टनर थे, 5 पार्टनर थे, उसमें से मान लो एक पार्टनर रिटायर किया, तो रिटायरमेंट के कारण फर्म आपका डिसॉल्व नहीं होगा। देखो पार्टनरशिप हमेशा डिसॉल्व होता है, जब भी आप रिटायर करोगे पार्टनरशिप विल डिसॉल्व, पर आपका फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? आगे बोला है कि इसका देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में ये समझाया गया कि लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर क्या क्या होगा। और आपको दिख रहा है हेडिंग लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, तो बोलता है कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है जब तक वो पब्लिक नोटिस ना दे दे ऑफ रिटायरमेंट वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल माना जाता है। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील कर रहा है, एज्यूमिंग दैट यू आर स्टिल वन ऑफ द पार्टनर्स सिंस यू हैव नॉट गिवन अ पब्लिक नोटिस, तो यू रिमेन लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, आप फर्म का एक्ट के लिए लायबल माने जाते हो। हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका एक फर्म है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो और आपने अभी तक अपना रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया है, आपने अपना रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया है,
और थर्ड पार्टी एज्यूम कर रहा है कि आप इस फर्म के अंदर एज अ पार्टनर काम करो, तो आप उस समय फर्म का एक्ट के लिए लायबल माने जाओगे। आप कब लायबल नहीं माने जाओगे? जब आप रिटायर कर जाते हो और आप सामने वाले पार्टी को एक पब्लिक नोटिस देते हो। अच्छा, हाउ डू वी गिव अ पब्लिक नोटिस? सिंपल सा फॉर्मेट होता है। पब्लिक नोटिस, कोई भी फर्म के अंदर अगर आपको पब्लिक नोटिस देना है तो आपको 2 न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है। national newspaper in national language having nationwide circulation and vernacular language in vernacular newspaper having district wide circulation। अगर आप इसमें ऐड देते हो तो वो पब्लिक नोटिस माना जाता है, एंड वंस यू सर्व अ पब्लिक नोटिस आप फर्म का एक्ट के लिए लायबल नहीं माने जाओगे। क्लियर है ना? नाउ द थर्ड टॉपिक फॉर द डे इज एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर बोलता है कि कोई भी पार्टनर को आप निकाल कैसे सकते हो। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। तो बोलता है अगर आप कोई भी पार्टनर को निकालते हो ना, उसके लिए मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए। गुड फेथ में निकालना पड़ेगा। बोलता है कि अगर आप मेजॉरिटी का कंसेंट के साथ, मेजॉरिटी का कंसेंट के साथ एंड गुड फेथ में अगर आप नहीं निकाले हो, मेजॉरिटी का कंसेंट एंड गुड फेथ में अगर आप नहीं निकाले हो तो आपका एक्सपल्शन वैलिड एक्सपल्शन नहीं माना जाएगा। तो बोला गया कि अगर कोई भी पार्टनर को अगर आप निकालना चाहते हो तो पहला बात तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपके पास राइट है उस पार्टनर को निकालने का। कहा लिखा हुआ रहना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में इट मस्ट बी मेंशन्ड कि द पार्टनर्स हैव द पावर टू एक्सपेल द अदर पार्टनर्स। दूसरा, जो आपका डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कैन डिसाइड कि आपको निकालना है क्या। तीसरा बात, आप निकालने के लिए आपको गुड फेथ होना पड़ेगा। क्या बोला गया? अगर आप कोई भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को एक्सपेल करना चाहता है तो उसके लिए पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोला गया? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स विल डिसाइड। मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? अगर फर्म में 5 लोग हैं तो कितने लोगों को हाँ करना पड़ेगा? 3 लोगों को। गुड फेथ मतलब क्या होता है? कि भैया जो डिसीजन फर्म के फेवर में हो, जो डिसीजन फर्म के फेवर में हो, फर्म के एडवांटेज पे हो, उसको गुड फेथ बोला जाता है। मतलब आप किसी भी पार्टनर को पर्सनल ग्रज के अगेंस्ट में नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट एक्सपेल अ पार्टनर ड्यू टू योर पर्सनल ग्रजेस। अगर आपको पार्टनर को निकालना है तो फर्म के एडवांटेज में होनी चाहिए वो डिसीजन। एडवांटेज में कब होती है? फॉर एग्जांपल मान लो ए बी सी है, सी अपना जो पार्टनर है वो गैम्बलिंग का आदत है, तो अगर मान लो कोई भी पार्टनर को अगर गैम्बलिंग का आदत होगा तो क्या होगा? ए बी को तो नुकसान ही होना ना, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे सी को निकालना मतलब गुड फेथ में निकालना होता है। यहाँ पे सी को जब आप निकाल लो तो हम लोग बोलते हैं कि आप गुड फेथ में सी को निकाल लो। क्या गुड फेथ में निकालना नहीं होता है? जैसे हम लोग एक एग्जांपल हमेशा समझते हैं, ए बी सी है, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर की 3 वाइफ है, दैट इज मिसेस ए, मिसेस बी एंड मिसेस सी। ये लोग कहीं पे पार्टी पे गई, झगड़ा हुआ इनके बीच में, और झगड़े पे ए बी की जो वाइफ है ना वो एक साथ हो गई और सी की वाइफ के खिलाफ उन्होंने बहुत मारपीट किया, और घर पे जाके अपने हस्बैंड को, ए एंड बी क्या बोल रही है, मिस ए मिस बी अपने हस्बैंड को क्या बोल रही है कि सी को निकाल दिया जाए क्योंकि सी की वाइफ अच्छी नहीं है। दूसरा दिन पार्टनर्स लोग क्या किया, फर्म में गया और सी को निकाल दिया। क्या ये वैलिड एक्सपेल्शन है? नहीं, ये वैलिड एक्सपेल्शन नहीं है, बिकॉज गुड फेथ में आपने ये काम नहीं किया है। गुड फेथ में आपने ये काम नहीं किया है। बोलता है कि भैया ये पार्टनर, देखो हो सकता है कि आपका जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि एक्सपेल्शन कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने ही डिसाइड किया कि हम लोग एक्सपेल करेंगे, फिर भी जो आपने एक्सपेल किया ना वो सही नहीं है। एक्सपेल्शन वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द फर्म, बिकॉज आपने पर्सनल ग्रज के अगेंस्ट में किसी भी पार्टनर को एक्सपेल किया है। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास है कि गुड फेथ किसे बोलते हैं। फर्दर लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड फेथ। गुड फेथ के लिए 3 पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपको गुड फेथ जज करना है कि गुड फेथ में निकाला गया है या नहीं निकाला गया, तो उसके लिए 3 वैलिड पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर तीनों वैलिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे गुड फेथ में आपने एक्सपेल किया, अदरवाइज हम लोग मानेंगे कि गुड फेथ में आपने एक्सपेल नहीं किया है। क्या क्या 3 पॉइंट है? पहला बात, जिस भी पार्टनर को एक्सपेल करे वो पार्टनरशिप का फेवर में डिसीजन होनी चाहिए। जिस भी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो उसको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि आप उसको निकालना चाहते हो। जिस भी पार्टनर को आप एक्सपेल करोगे उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब वो एक्सप्लेन कर सकता है, अगर उसके अगेंस्ट में आपका कोई पर्सनल गर्ज है या पार्टनरशिप में वो कोई काम ठीक से नहीं किया, तो ही हैज द राइट टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो उसकी गलती की। मतलब जिस पार्टनर को आप गुड फेथ में निकालते हो ना, गुड फेथ का आपको 3 पॉइंट एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। गुड फेथ मतलब क्या होता है?
इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। दूसरा बात, जिस भी पार्टनर को निकालोगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको नोटिस देना पड़ेगा उसको दैट यू वांट टू एक्सपेल हिम। तीसरा बात, आपको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है कि वो क्या, किस कारण से वो एक्ट किया था। अगर आपने गुड फेथ में किसी पार्टनर को नहीं निकाला द डिसीजन विल बी नल एंड वॉइड, मतलब उसको एक्सपेल जो आपने किया है वो वैलिड एक्सपेल्शन नहीं माना जाएगा। वो पार्टनर डीम्ड है कि आपका फर्म में कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर है क्या? आगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर? जस्ट अ सेकंड बच्चों। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर मींस कि अगर कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका मतलब एडजुडिकेटेड मतलब डिक्लेयर्ड होना। कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है वहां से वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। क्या बोला गया? अगर आप आज के दिन में इंसॉल्वेंट हो जाते हो, आप अगर आज के दिन में इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो जिस दिन आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो उस दिन से आपका ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो जाएगा फर्म के अंदर से। आप उस दिन से पार्टनर नहीं माने जाओगे। दूसरी बात, अगर कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया कोई पर्टिकुलर डेट से, उसी डेट से उसका जो भी शेयर था फर्म में वो लायबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। जिस दिन कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उस दिन से उसका जो भी शेयर होगा वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल नहीं है, और उसका एक्ट के लिए फर्म भी लायबल नहीं है। मींस ऑन 17th of May, if Mr. A has become insolvent, he has been declared by a competent court as an insolvent person, तो आज से ए का एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं है, फर्म का एक्ट के लिए ए लायबल नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप से रिटायर कर चुका है। याद रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप से रिटायर कर चुका है ऑन द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसके देखो इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी? बोला ये कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर ही कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर। पहला पॉइंट क्या है? जो इंसॉल्वेंट पार्टनर ही कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर। दूसरा पॉइंट क्या है? जब भी आप इंसॉल्वेंट होते हो उस दिन से आप रिटायर कर जाओगे। जिस दिन आप इंसॉल्वेंट होगे उस दिन का डेट से आप रिटायर कर जाओगे। तीसरा बात, जब आप इंसॉल्वेंट हो चुके तो आपका शेयर लायबल नहीं होगा, आपका शेयर लायबल नहीं होगा। जब आप इंसॉल्वेंट हो चुके फर्म आपका एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। जिस दिन आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो उस दिन से आपका शेयर फर्म में लायबल नहीं है, और जिस दिन आप इंसॉल्वेंट हो चुके उस दिन से फर्म आपका एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट बोला गया कि जिस दिन भी आप इंसॉल्वेंट होते हो ना, इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हुआ ही है, पर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप में दो तरह का डिसोल्यूशन होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है। जनरली पार्टनर का एडमिशन रिटायरमेंट में, जनरली जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप तो होना ही है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस क्या है। जैसे मान लो कि दो ही पार्टनर थे, इस केस में एक पार्टनर का डेथ हो रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप भी हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, ये बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके फर्म में मिस्टर ए वॉज अ पार्टनर एंड मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। एबीसी था आपका फर्म, क्या था? एबीसी था, और फर्म के अंदर तीन पार्टनर थे, ए था, बी था एंड सी था। फर्म के अंदर देयर वर थ्री पार्टनर्स। इस केस में किसका डेथ हो चुका है? सी का डेथ हो चुका। तो बोला कि अगर सी का डेथ हो जाता है तो उस केस में सी का जो शेयर है वो क्या फर्म का एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा? सी का जो शेयर है क्या वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा? बोलता ना, अगर ए बी सी है उस केस में अगर सी की डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ ऑफ द सी का जो शेयर है फर्म के अंदर वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल नहीं है। मतलब जिस दिन डेथ हो जाएगी सी की उसके बाद वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुका, अपन द डेथ ऑफ द सी द पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व। जरूरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन होगा, पर ये जरूरी है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो चुका है। तो वंस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एक्ट होगा उसके लिए सी का शेयर लायबल नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? दिस वाज अ क्विक रिवीजन दैट वी हैव डन फॉर पार्टनरशिप, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सेक्शन 31 से 35 हमने किया
ये एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिकॉज इसके अंदर से केस स्टडी ज्यादातर आता है। मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है पार्टनर का इनकमिंग या गोइंग आउट का बहुत कम मिलता है। बट आपके अंदर इसमें ना क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट क्या करता है, स्पेसिफिक टॉपिक उठाता है, उसके अंदर से केस स्टडी बना के आपसे पूछता है कि बताओ भैया इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, केस स्टडी के नजरिए से पढ़ना है। और आप केस स्टडी के नजरिए से ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में मस्ट प्रॉब्ली आप कैच नहीं कर पाओगे कि इसके अंदर प्रोविजन क्या लिखना है। आपको ये तो पता होगा कि आंसर क्या होगा, पर आप एग्जैक्टली कहां फंसोगे, प्रोविजन लिखने में। हमेशा जब भी केस स्टडी का कोई भी क्वेश्चन आता है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोविजन पार्ट, कि प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो आप उस केस में प्रोविजन समझा नहीं पाओगे, आप डायरेक्टली आंसर जो चालू करोगे यस या नो से चालू करोगे। और बच्चों लॉ के अंदर कभी भी केस स्टडी के टाइम में आप यस या नो से आंसर चालू नहीं कर सकते। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम।